हेलो दोस्तों, पीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मात्राशीतीय अध्याय के ही आगे के पार्ट के बारे में। पार्ट 2 इसको हमने नाम दिया है और इसमें हम अंजन के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मात्राशीतीय अध्याय भी काफ़ी बड़ा अध्याय है, तो इसको एक ही या दो वीडियो में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम छोटा रखते हुए इसमें हम अंजन के बारे में देखेंगे, क्योंकि अंजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी ये पूछ लिया जाता है, और शॉर्ट आंसर में तो इसके कई सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ में भी बहुत बार आता है, तो इसलिए इसको हमने एक सेपरेट वीडियो में किया है। तो इसका जो रेफरेंस है चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 में आपको मिल जाएगा। इसके बावजूद चरक सूत्रस्थान अध्याय 28, चरक विमान स्थान अध्याय 2 और अष्टांग सूत्रस्थान अध्याय 8 में भी आपको मात्राशीती का रेफरेंस मिल जाएगा। तो अगर आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में या ईमेल करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स प्रिंट करने के लिए चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो भी कहाँ पे मिलेंगे वो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मात्राशीतीय के आगे के पार्ट में हम देखेंगे अंजन के बारे में। एक्चुअली ये स्वस्थवृत्त के बारे में इसमें है, पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो इसमें ही अंजन का और धूम, नस्य, इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस वीडियो में हम अंजन के बारे में देखेंगे। इसमें आपको अंजन की विधि, गुण, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे पहले अंजन का वर्णन क्यों किया है, तो सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, सभी इंद्रियों में नेत्र को जो है वो प्रथम स्थान दिया गया है, प्रधान स्थान दिया गया है, इसलिए अंजन का वर्णन सबसे पहले किया गया है। अब अंजन के सामान्यतः 3 भेद होते हैं नॉर्मली, लेखन अंजन, रोपण अंजन और दृष्टि प्रसादन अंजन। तो अंजन के कितने भेद होते हैं ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो अंजन के 3 भेद होते हैं, लेखन, रोपण और दृष्टि प्रसादन। अब देखते हैं इसके आगे की स्लाइड में क्या है। अब इसमें आगे बताया है कि सौवीर अंजन जो है उसका प्रतिदिन प्रयोग हितकारक होता है। इसका डेली यूज़ करने से ये अच्छा होता है, और नेत्रों में संचित कफ वगैरह जो होते हैं उन सभी दोषों का स्राव करने के लिए 5वें या 8वें दिन रसांजन प्रयोग करने के लिए कहा है। तो अब इसमें भी चिकित्सक को दोषों का विचार करके काल निर्धारण करना है, और अंजन प्रयोग करने के समय दोनों आँखों में अंजन का प्रयोग करना है, एक ही आँख में नहीं करना है, दोनों में करना है। और अंजन का प्रयोग रात्रि में करने के लिए कहा है। श्रावण के लिए अंजन का जो प्रयोग है वो तो रात्रि में ही करना है, दिन में नहीं करना है। तो वो ऐसा भी क्यों है ये भी आगे आएगा, मैं बताऊंगी आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ध्यान देने लायक है, वो ये है कि सौवीर अंजन का जो प्रयोग है वो प्रतिदिन करना है, हमको हितकारक होता है। और नेत्रों में जो कफ आदि दोष होता है उनका स्राव करने के लिए जो अंजन प्रयोग किया जाता है वो 5वें और 8वें दिन किया जाता है। और दोषों का विचार करके आपको अंजन का काल निर्धारण करना है, और अंजन का प्रयोग हमेशा दोनों आँखों में करना है और रात्रि में करना है। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप जब भी अंजन का कोई भी क्वेश्चन आए तो इनको आप उसमें ज़रूर लिखिए। अब इसके बाद बताया कि अंजन प्रयोग विधि क्या है। तो अथ संपक्व दोषस्य प्राप्तम अंजनम आचरेत, इसका मतलब अथ संपक्व दोषस्य मतलब दोषों का पाक हो जाने पर ही अंजन का प्रयोग करना है, उसके पहले नहीं करना है। अब अंजनों के भेद क्या है वो देखिए। तो ये भी 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं कि अंजनों के प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं। तो रसरत्न समुच्चय के हिसाब से अंजन के 5 भेद है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रसरत्न समुच्चय में अंजन के कितने भेद बताए गए हैं। तो 5 भेद बताए गए हैं, सौवीरांजन, रसांजन, स्रोतोंजन, पुष्पांजन और नीलांजन। तो मॉडर्न साइंस के साथ अगर इसको कंपेयर करें हम, तो सौवीरांजन होता है एंटीमनी प्लस सल्फर कंपाउंड, रसांजन होता है येलो ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी, स्रोतोंजन होता है एंटीमनी सल्फाइड, पुष्पांजन होता है जिंक ऑक्साइड, और नीलांजन होता है लेड सल्फाइड। तो ये कंपैरिजन है, कई बार एमसीक्यू में आता है कि इसकी तुलना हम मॉडर्न साइंस में किसके साथ कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखने हैं, ये 5 भेद और इनके पैरेलल मॉडर्न नेम्स जो हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अब अंजन की उपयोगिता क्या है वो बताई गई है, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो क्या उपयोग है अंजन का? अंजन नेत्र जो अवयव है हमारा वो तेजोमय अवयव है, तेज की प्रधानता है उसमें। और श्लेष्म जो है वो कफ है, तो उसको तेज को कफ का विशेष भय होता है, तो नेत्र को हमारे कफ का विशेष भय होता है। तो अंजन जो होते हैं वो नेत्र प्रसादन होते हैं और कफ नाशक होते हैं। तो इसी वजह से वो नेत्र को साफ करते हैं, निर्मल करते हैं और शुद्ध करते हैं। तो अंजन की उपयोगिता जो है तो 2 मार्क्स के लिए आ जाती है। तो ये आपको ज़रूर लिखना है कि नेत्र जो है वो तेज प्रधान है
और इसलिए कफ का उसको भय होता है और अंजन कफ को दूर करके नेत्रों को शुद्ध करता है, निर्मल करता है। अब वाग्भट ने ये कहा है कि तीक्ष्णांजनों का जो प्रयोग है वो हमें दिन में नहीं करना है, क्योंकि तीक्ष्णांजन जो है वो कफ को निकाल कर नेत्र को दुर्बल कर देते हैं, नेत्रों का विरेचन हो जाता है और फिर ऑलरेडी विरेचन होकर नेत्र थक चुके हैं तो सूर्य की गर्मी से नेत्रों को और भी कष्ट पहुंचता है और नेत्रों में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए तीक्ष्णांजनों का प्रयोग जो है दिन में कभी नहीं करना है, रात्रि में करना है। अब रात्रि में क्यों करना है? क्योंकि रात्रि में शीतलता होती है, स्वाभाविक रात्रि में जो है वो थोड़ा ठंडा होता है, तो तीक्ष्णांजन होते हुए भी नेत्र हमारे सबल ही रहते हैं, वो दुर्बल नहीं होते। और रात्रि में इसलिए स्रावक अंजनों का निश्चयपूर्वक प्रयोग रात्रि में ही करना है। अभी कभी कभी तीक्ष्णांजन का प्रयोग दिन में भी हो जाता है, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं रूल में, लेकिन इसमें भी अगर उष्णकाल है, गर्मी के दिनों में तीक्ष्णांजन का प्रयोग दिन में एकदम वर्ज्य है, दिन में कभी भी नहीं करना है। अब वैसे अगर हम सौविरांजन की बात करें तो सौविरांजन ऐसे ही नेत्र प्रसादन अंजन है, वो आँखों को साफ करता है, वो नेत्र विरेचक नहीं है। तो आँखों को जो कफ निकाल कर उसके बाद आंसू बहने वाला काम जो है वो सौविरांजन में नहीं होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है आप दिन में भी कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने लायक जो है वो ये है कि वाग्भट ने बताया है कि तीक्ष्णांजनों का प्रयोग दिन में कभी नहीं करना है, उसको हमेशा रात में प्रयोग करना है। और कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से दिन में प्रयोग कर सकते हैं, पर उसमें भी उष्णकाल अगर है, गर्मी का मौसम है, तो तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में कभी भी नहीं करना है। और सौविरंजन के बारे में 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आ जाता है, तो उसमें आपको ये लिखना है कि वो एक नेत्र प्रसादन अंजन है जो कि आँखों को सिर्फ साफ करता है, वो नेत्र विरेचक नहीं है, यानी आँखों को कफ निकाल कर और उसके बाद आंसू भी निकालना ये उसका काम नहीं है। तो इसलिए इसका प्रयोग दिन में भी कभी कभी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पर यह है कि सुश्रुत ने कफज नेत्र रोग जो है उन्हें औपसर्गिक माना है। औपसर्गिक यानी कंटेजियस, तो ये फैलने वाले डिजीजेस माने हैं सुश्रुत ने। कफज नेत्र रोग जो है वो सुश्रुत के अनुसार औपसर्गिक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए अंजन प्रयोग का अलंकारिक वर्णन है, यानी कि उसकी समानता तुलना किसके साथ की है। तो जैसे सुवर्ण, मणि, रत्न वगैरह ये जो बहुत मूल्यवान चीज़ें होती है, इनको हम तेल, वस्त्र या बाल आदि, ब्रश वगैरह, इन सब से हम साफ़ करते हैं और उनसे साफ़ करने से वो निर्मल हो जाते हैं, अपनी नैसर्गिक शोभा उनमें आ जाती है, उनकी नेचुरल चमक उनमें आ जाती है। उसी प्रकार अंजन, आच्छोतन, ये सब क्रियाएं जो है ये हमारे नेत्रकूलक के बीच में जो दृष्टि होती है उसको निर्मल कर देती है। जैसे कि निर्मल आकाश में चंद्र दिखाई देता है, इस तरह से वो उस दृष्टि को निर्मल कर देते हैं। तो ये अंजन प्रयोग का अलंकारिक वर्णन यहाँ पर बताया है। अब नेत्र शरीर का संबंध जो है वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों वातावरण से है, लेकिन बाह्य वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर अधिक पड़ता है, नेत्र के ऊपर। तो इसलिए कुछ उपचारों का निर्देश हमारी संहिताओं में किया गया है। तो सुश्रुत के अनुसार 5 उपचार कहे हैं, शारंगधर ने 7 उपचार कहे हैं। ये भी MCQs है कि किसने कितने उपचार बताए हैं। तो सुश्रुत ने 5 बताए हैं, शारंगधर ने 7 बताए हैं। तो सुश्रुत के अनुसार क्या उपचार है? तर्पण पुटपाकश्च सेकाश्चोत्तन अंजने, और शारंगधर के अनुसार सेकाश्चोत्तन पिंडी बिडाल तर्पण पुटपाक अंजन। तो इन्होंने 2 एक्स्ट्रा और बताए हैं और सुश्रुत ने 5 बताए हैं। तो ये MCQs आपको याद रखने हैं। और श्लोक भी हो सके तो अगर वो दोनों श्लोक आप याद कर लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं उससे। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए और उसमें आप एक लाइन अगर श्लोक की ही लिख दें तो आपके मार्क्स एकदम पक्के हो जाते हैं। तो अब इन सारी विधियों का हम धीरे धीरे वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले सेक विधि के बारे में बताया है। इसी को हम आम भाषा में टकोर भी कहते हैं, और आजकल बोरिक एसिड और गर्म पानी के मिश्रण से इसे किया जाता है। शीशे के एक अंडाइन पात्र से हम सेंक करते हैं, और ये एक बहुत ही नॉर्मल सा उपक्रम है, लेकिन व्याधिनुसार इसमें जनरलाइज की जगह पे आप स्पेशलाइज करके व्याधिनुसार इसमें भिन्नता लाई जा सकती है। अब आश्चोतन क्या है? तो रोगी को चित्त लिटाकर आंखों में औषध द्रव की बूंदें जो आजकल हम ड्रॉपर से डालते हैं उसे ही आश्चोतन कहा गया है संहिताओं में। और इन ड्रॉप्स को हमको मेडिसिन को 3 से 4 मिनट तक आंखों में धारण करना होता है। तो ये MCQs हैं कुछ यहाँ पर कि सेक विधि को आम भाषा में टकोर कहा जाता है, और किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो बोरिक एसिड और गर्म पानी का इस्तेमाल होता है सामान्यतः, इसमें भिन्नता लाई जा सकती है। और आश्चोतन क्या होता है? तो औषध द्रव की जो बूंदें होते हैं वो ड्रॉपर की सहायता से बूंदें डालना, उसे आश्चोतन कहते हैं। और 3 से 4 मिनट तक इन बूंदों को हमें आँखों में धारण करके रखना होता है, आँख बंद करके लेटना होता है। अब इसके बाद हम तीसरी विधि यानी पिंडी के बारे में देखेंगे। तो औषध चूर्ण को रेशमी या मुलायम कपड़े में बांधकर नेत्राभिषण यानी जो दुखती आंखें होती है उसमें प्रयोग करने को ही पिंडी कहा जाता है। तो रेशमी या मुलायम कपड़े में आपको जो भी औषध चूर्ण है उसको बांधना है, और इस पोटली को गुलाब जल या फिर सामान्य जल में भिगोकर ही प्रयोग किया जाता है।
तो सबसे उत्तम चिकित्सा नेत्राभिषंद की यही बताई गई है कि औषध चूर्ण को रेशमी या मुलायम कपड़े में बांधकर गुलाब जल में या सामान्य जल में उसको डुबोकर उस पोटली को आंखों पर धारण करना है। अब ये MCQ है यहाँ पर कि पोटली को हमेशा गुलाब जल में या सामान्य जल में भिगोकर ही प्रयोग करना है, वैसे खाली सूखी पोटली को प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है बिडालक। तो बिडालक क्या है? पक्ष्मों को छोड़कर नेत्र के बाहरी भाग में वर्तमों पर लेप किया जाता है, यानी आईलिड्स को छोड़कर मतलब जो आई लैशेस का हिस्सा छोड़कर आईलिड्स के ऊपर आपको लेप करना है, तो लेप किया जाता है। ये लेप कपूर, हरड़, अफीम ऐसी सब द्रव्यों को पानी में पीसकर बनाया जाता है और इसकी मात्रा यानी जो मोटाई और कितनी होनी चाहिए और इसका धारण काल कितने समय तक इस लेप को लगा के रखना है, तो ये मुखलेप के बराबर है। तो ये MCQs हैं यहाँ पर कुछ कि कहाँ पर भी बिडालक किया जाता है। तो पक्ष्मों को छोड़कर वर्तमों पर किया जाता है और लेप जो है वो कपूर, हरड़, अफीम ऐसे सब द्रव्यों का होता है, पानी में पीसकर बनाया जाता है और इसकी जो मात्रा है वो मुखलेप के बराबर ही होती है। तो अभी मुखलेप क्या है वो देखते हैं। मुखलेप 3 प्रकार का होता है, एक दोषनाशक होता है, एक विषनाशक और एक वर्ण्य। तो ये MCQ आ जाता है कि कितने प्रकार के मुखलेप होते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें लिखेंगे कि दोषनाशक है, विषनाशक है और वर्ण्य है। और इसकी मोटाई भी 3 प्रकार की होती है, एक 1/4 अंगुल मोटा होता है, 1/3 अंगुल मोटा होता है और आधा अंगुल मोटा होता है। तो ये दोषों के हिसाब से, व्याधियों के हिसाब से अलग अलग करना होता है। और सभी लेपों को सूखने से पहले उतारना है, पूरी तरह सूख जाएंगे तो उतारने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए पूरी तरह से सूखने से पहले ही इन सभी तरह के लेपों को उतार देना है। तो मुखलेप के बारे में आएगा 2 मार्क्स के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। अब इसके बाद हम तर्पण क्रिया के बारे में देखेंगे। तर्पण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो तर्पण कैसे करते हैं? तो आँखों के चारों ओर गेहूं का या माश के आटे का एक थाल जैसा, कुआं जैसा बनाकर उसमें शुद्ध घी या तेल डालकर धारण करने को हम तर्पण कहते हैं। अब तर्पण भी किस जगह, किन केसेस में वर्ज्य है, वो भी 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो जब आकाश में बादल छाए हों, जब अधिक गर्मी या अधिक सर्दी हो, जब रोगी चिंता में हो या शोक में हो, या भ्रमरोग से पीड़ित अगर व्यक्ति है, या आमदोष जनित उपद्रवों से युक्त यदि रोगी की आँखों में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें आपको तर्पण नहीं करना है। और तर्पण में हमेशा पूर्व कर्म पश्चात कर्म का भी ध्यान रखना है और अति तर्पण और हीन तर्पण की स्थिति भी निर्माण ना हो, इसके ऊपर भी नियंत्रण रखना है। तो तर्पण अगर 2 मार्क्स के लिए आपको पूछते हैं तो आपको ये सब कुछ उसमें लिखना है कि किस तरह से ये विधि की जाती है और ये कब वर्ज्य है, तर्पण निषेध कब बताया गया है। तो इन 4-5 अवसरों पर आपको तर्पण निषेध बताया गया है। और पूर्व कर्म पश्चात कर्म ज़रूर करना है और अति तर्पण और हीन तर्पण की जो संभावना है उसे भी निगलेक्ट नहीं करना है और ये स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है। इसके बाद आता है पुटपाक, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो आयुर्वेदिक वेदोक्त जो पुटपाक विधि है उस पुटपाक विधि से औषधों का रस निकालना है और उस रस को आँखों के चारों ओर थाल जैसा बनाकर, वैसे कुआं जैसा बनाकर उसमें भर के रख के धारण करना है। तो तर्पण और पुटपाक में यही है कि तर्पण में आपको घी या तेल का इस्तेमाल करना है और पुटपाक में पुटपाक विधि से जो रस निकाला गया है द्रव्यों से उसे धारण करना है। और पुटपाक भी 3 प्रकार का होता है, तो स्नेहन, लेखन और रोपण। तो स्नेहन जो होता है वो अतिरुक्ष नेत्रों की चिकित्सा में यूज़ किया जाता है, लेखन जो है वो अति स्निग्ध नेत्रों की चिकित्सा में यूज़ किया जाता है और रोपण जो है वो रक्तज व्रणों को ट्रीट करने के लिए इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। 2 मार्क्स के लिए आए तो आपको ये सब कुछ उसमें लिखना है कि पुटपाक क्या है और उसके प्रकार कौन से हैं और कौन सा प्रकार किस में यूज़ होता है। अब इसके बाद आता है अंजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स SAQ LAQ MCQ सब कुछ इस पे आता है सॉरी। तो अंजन कब करना है? दोषों का पाक हो जाने पर भिन्न भिन्न ऋतुओं में निर्दिष्ट समयों पर अंजनों का प्रयोग करना है, यानी हर ऋतु में अंजन प्रयोग का समय अलग बताया गया है। तो दोषों का पाक होने के बाद ही अंजन का प्रयोग करना है और वो भी ऋतु के हिसाब से, उस ऋतु में किस समय पर कहा गया है उस समय पर करना है। तो ये श्लोक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर लर्न कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। अथ समपक्वदोषस्य प्राप्तमंजनमाचरेत् हेमन्ते शिशिरे चैव मध्याह्ने च नमिष्यते पूर्वाह्ने च अपराह्ने च ग्रीष्मे शरदि चैष्यते। तो पूर्वाह्न, अपराह्न यानी दोपहर में, शाम को, ये सब टाइम के हिसाब से भी उसका अलग अलग ये है प्रयोग विधि है और ऋतु के हिसाब से तो अलग है ही।
तो जब तक दोषों का पाक ना हो जाए, उसके लक्षण ना दिखाई दे, तब तक अंजन लगाना नहीं है। और दोषों का पाक हो गया है, इसके क्या लक्षण हैं? तो वो ये है कि उसमें मंद वेदना होती है, नेत्र में कंडू होता है, संरंभाश्रु होते हैं, प्रशांतता होती है और प्रशस्त वर्णता होती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट लक्षण है दोषपाक के, ये सारे लक्षण दिखेंगे तभी आपको अंजन करना है। और अंजन के 3 जो भेद बताए गए हैं वो है गुटिका, रस और चूर्ण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है कि अंजन के 3 प्रकार क्या है, तो वो है गुटिका, रस और चूर्ण। तो अंजन के बारे में आए आपको, तो आपको ये सभी लिखना है और इसके आगे भी थोड़ा है वो भी आपको लिखना है। तो अभी आँखों में अंजन लगाने के लिए शलाका जो होती है वो किस तरह की होती है, उसका भी वर्णन संहिताओं में किया गया है। ये भी 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए आता है। तो किस तरह की शलाका होनी चाहिए, तो वो सोने, चांदी, हस्तिदंत, तांबा, कांसा, इस तरह के धातुओं की बनी हुई होनी चाहिए। तो अभी आजकल तो हस्तिदंत पे तो बैन है, तो वो नहीं हो सकता है, मिलते भी नहीं है। लेकिन सोने, चांदी, तांबा, कांसा, इस तरह के धातुओं की शलाका बनी हुई होनी चाहिए। इन सब में यशत की जो शलाका है वो सबसे उत्तम मानी गई है। और शलाका जो है वो 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। उसका प्रमाण लेंथ जो है वो 8 अंगुल लंबा होना चाहिए। बीच में थोड़ी पतली होती है और सामने का भाग जो होता है वो चमेली के फूल के समान उसका सामने का अग्रभाग होता है। और अगर रोपण कार्य के लिए शलाका यूज़ करनी है तो उस स्थान पे आपको शलाका नहीं, अंगुली का ही प्रयोग करना है। और इन सभी के अभाव में अंगुली का ही उपयोग करने के लिए कहा गया है। अगर ये कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है तो अंजन के लिए आप अंगुली का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब अंजन निषेध किस में बताया गया है, तो कब नहीं करना है अंजन, तो जब रोगी थका हुआ है या बहुत रोया है, रोने के तुरंत बाद में, या डरा हुआ है, या शराब पी ली है उसने, या नवज्वर हुआ है उसे, वो अजीर्ण हुआ है, या मलमूत्र आदि का वेग धारण करने से वो बहुत ही आक्रांत हो गया है, तो ऐसे सब सिचुएशंस में अंजन को अवॉइड करना है, अंजन निषेध कहा गया है। तो अंजन के बारे में अगर आता है आपको लिखने के लिए तो बड़े ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ तक के पूरा आपको सब कुछ लिखना है कि निषेध कब है और किस तरह की शलाका होनी चाहिए और प्रकार क्या है और कब करना चाहिए, दोषपाक के लक्षण क्या है, ये सब कुछ। और हो सके तो श्लोक भी आपको लिखना है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डायग्राम्स जैसे हमें ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं साइंस में, उसी तरह श्लोक आपको संस्कृत में और आयुर्वेद में आपको हमेशा ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा और आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। अगर आपको ये पसंद आता है या ऑडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वो अभी वेबसाइट जो है उसमें मुझे प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे अभी सेपरेटली नोट्स देने पड़ रहे हैं। तो वो पेड है बट दे आर नॉट वेरी कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये इस तरह में आपको नोट्स मिल जाएंगे। जिस मेरा जो प्रिपरेशन का कॉस्ट है वो निकलना चाहिए, बस मैं उतना ही देख रही हूँ, मैं ज़्यादा चार्ज नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको PDF फॉर्मेट में इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए जो अभी तक बने हुए हैं तो आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में मुझे प्रोवाइड करना मुश्किल है, तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें तो मैं आपको नोट्स किस तरह से दिए जा सकते हैं मैं आपको बता दूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, उसमें हम धूमपान और नस्य के बारे में देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कवर करेंगे और क्योंकि धूमपान और नस्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसी में काफ़ी स्लाइड्स हमारे निकल जाएंगे, ये वो वीडियो भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।